मैं हूं अहमद हबीबुल्लाह। इस वक्त शहर मालेगांव की बेहतरीन और नामवर शख्सियत शेख मोहम्मद खलील अहमद, इनके फर्जंद जो शहर मालेगांव के हर घर अपनी खिदमत के लिए अपने सोशल कामों को लेकर जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सईद अहमद फैजी सर की। आज उनकी ज़िंदगी की जो खिदमत रही है शहर मालेगांव के लिए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी शहर मालेगांव की गरीब अमीर आवाम की खिदमत के लिए। जानते हैं, पहला सवाल जो नूर हॉस्पिटल को लेकर डॉक्टर सईद अहमद फैजी सर ने अपनी खिदमत अंजाम दी, ज़माने से और आज भी कामों को लेकर दिलचस्पी रखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर डॉक्टर सईद अहमद फैजी सर। नूर हॉस्पिटल का क़याम 1980 में हुआ। ये वालिद साहब का एक दिलीनी ख्वाब था। उन्होंने जो इंतहाई बेहतरीन तरबियत हम भाइयों की थी, बहनों की थी, मुझे उसका नतीजा है। ये अल्लाह ताला का फजल है कि मैं 1980 से आज तक नूर हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी आए जो उस वक्त यहाँ पर आईसीयू वगैरह की अदम मौजूदगी में नूर हॉस्पिटल में ट्रीट किए गए। नूर हॉस्पिटल एक मुकाम रखता है, बिल्कुल बेशक। और ये कि उस वक्त नूर हॉस्पिटल यानी कहूँ तो शहर में वही नाम जाना जाता था, नूर हॉस्पिटल हर जगह। जी हमें पता है अच्छी तरह। जी, बल्कि एक वक्त डॉक्टर फारानी के ससुर अपने प्रोफेसर अमानुल्लाह सर एक तकरीब में, जी दवाखाने की इब्तिदा की तकरीब थी, उन्होंने मेरा तारुफ कराते हुए कहा कि मैं क्या नाम लूँ। नूर हॉस्पिटल, डॉक्टर फैजी, ये नाम एक रोमान रखता है अपने अंदर। थोड़ा उन्होंने अरबी आदमी थे और अरबी अंदाज में गुफ्तगू करते थे, तो नूर हॉस्पिटल की खिदमत काफ़ी रही है। आज इस मौके पर मैं एक ये बात बता देना चाहता हूँ कि फसादात के मौके पर मैं वो खिदमत अंजाम नहीं दे सका जिसकी लोगों को तवक्के थी। उसकी वजह यह है कि मेरा मकान शहर के एकदम किनारे है। उसके दो तरफ आबादी नहीं है, एक तरफ गैर मुस्लिम आबादी है, एक तरफ छोटा सा पट्टा किले वाला है। तो आने जाने का कोई साधन नहीं रहता था, आने जाने में डर लगता था। बल्कि कई एक मरतबा तो मैं यानी फसादियों के हाथों से बचा भी हूँ, और इस वजह से कुछ बदनामी भी मिली मुझे, जबकि मैं वहाँ आ भी नहीं सकता था, ऐसा था। बल्कि पहले फसाद में जब मैं इधर था तो मैं घर से खाना लेकर जाता था मरीजों का। एक मरतबा मुझको मातामठ के सामने SRP वालों ने घेर लिया, और बस उस वक्त तो मैं कांपने लगा। उनको पास बताया, पास देखने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मगर उसके बाद से जो दिल में डर बैठा है, मैं फसाद में या कर्फ्यू में बाहर नहीं निकलता। ये आपकी खिदमत रही आपके हॉस्पिटल, नूर हॉस्पिटल को लेकर। इसी के साथ साथ जिस तरह आपने SMK स्कूल, शेख मोहम्मद खलील स्कूल और दीगर अदारों के कामों को आपने जो अंजाम दिया है, तलबा को, स्टूडेंट्स के लिए जो आपने एक बेहतरीन ज़माना भर की खिदमत की है, इस बारे में आप क्या स्क्रीन पर आवाम को बताना चाहेंगे, जो उजागर हो सके, आगे की नई नस्ल के बच्चे जो सोशल वर्किंग में हैं और जो लोग खिदमत देना चाहते हैं समाज में, उनको हौसला और हिम्मत मिले, आप क्या कहेंगे? मैं कहना यही चाहूँगा कि मुसलमानों के जो तालीमी हालात हैं, जी, जो मुसलमानों में जहालत और जिस तरह मुसलमान
जैसे दिहाड़ी का काम करते रहते हैं, ये पंक्चर का ही हमको लोगों को ताना दिया जाता है। तो मुसलमानों को इससे निकलना चाहिए और उसके निकलने की वजह की सूरत सिर्फ एक है कि अपना पेट काट कर अपने बच्चों को तालीम दें, उनकी तरबियत करें। ये नहीं है कि बच्चा थोड़ा 12-14 साल का हुआ नहीं कि उसको लगा दिए तराजन भरने को, लूम पर खड़ा कर दिए या कोई काम लगा दिए। पेट काटो, तालीम हासिल करो, बच्चों को तालीम दिलाओ और उनके मुस्तकबिल को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आज के हालात में गवर्नमेंट का रोना रोकर या फिरका परस्ती का रोना रोकर हमारा काम नहीं चलने वाला है। कहीं भी जब अक्सरियत होती है तो वहाँ की अक़लियत को अक्सरियत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, तो ही वो उनकी बराबरी पहुँच सकती है। जबकि हमको तो उनसे आगे जाना चाहिए। इसके लिए हमको हर तरह से मेहनत करके बच्चों को तालीम दिलाना चाहिए। वही एक जरिया है, उसी के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी सर, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम हो या मरीज़ों को लेकर शहर मालेगांव की आवाम के लिए बेशक बिला झिझक, इनफैक्ट ही वर्क वेरी हार्ड ऑलवेज। लेकिन एक बात है, जो मौजूदा सिचुएशन है शहर मालेगांव की पॉलिटिक्स की, सियासत को लेकर किस तरह से शहर में सियासत होनी चाहिए, जानते हैं क्या तजुर्बाती जवाब रहता है डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी सर का। आपके सामने स्क्रीन पर आखिरी सवाल। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, मैं उससे काफ़ी दूर रहा है, मगर सियासत, मालेगांव की सियासत, रोड गटर की सियासत, ये मालेगांव के मुसलमानों के तरक्की का जरिया नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है कि अगर कोई अपने सियासी वजूद को साबित करता है तो उसको चाहिए कि आवाम की सहूलत के लिए, उनके फ़ायदे के लिए हर तरह का काम करे। हर तरह का काम करने से मतलब मेरा ये नहीं कि कोई गटर में उतर के गटर साफ करे, मगर जो सियासी हजरात हैं उन्हें गवर्नमेंट में किस तरह काम होता है, क्या उसूल है, क्या स्कीमें हैं, हमको फ़ायदा हो सकता है, उन स्कीमों को मुस्बित अंदाज में यहाँ लागू कराना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की सियासत की बात नहीं है, ये ज़रूरत इस बात की है कि मालेगांव का माहौल बदलना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जब कोरोना था तो डॉक्टर अपने इस्लाम अंजुमन इस्लाम के जो डॉक्टर ज़हीद काजी, उनका फ़ोन मुझे आया कि यार तुम्हारे यहाँ पर लोगों को घर के अंदर करो, सब बाहर रहते हैं, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, हाँ बीमारी बढ़ते जा रही है। मैंने बोला डॉक्टर साहब आप मालेगांव आइए, आप देखिए हमारे यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। हाँ, लोगों के छोटे छोटे घर हैं, कंबाइंड फैमिली है, हाँ दरवाज़ा एक है, खिड़की एक है, 3 तरफ से पैक है, ना हवा आ सकती है ना लाइट आ सकती है। इसमें ज़्यादातर लोग रहते हैं, सब एक साथ घर में अड़ भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे हालात भी हैं। तो बाहर नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? बोलो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप उनके लिए कॉलोनियाँ बनवाइए। जब ये 1-2 दिन में आप बोलेंगे सबको अंदर कर दो, घर में कर दो, तो होने वाला। सबको कॉलोनियाँ बना के जिस तरह दूसरी अक़वाम को दी गई है, मुस्लिम अक़वाम को भी दी जाए। और सही पूछिए तो जो अभी नई कॉलोनी क्या 25,000 कितने का है, उसको तो मैं एक बेकार सी चीज़ समझता हूँ। वो सिर्फ सर छुपाने की एक जगह है। कॉलोनी उसको बोलेंगे जहाँ सबका अपना अपना कंपाउंड हो, अच्छा सा घर हो, 2-4 कमरे हों, और ये जो झोपड़पट्टी को एक कंक्रीट की बिल्डिंग में खड़ा कर देना, ये कोई इसका हल नहीं है। जी, एक अहम गुफ्तगू के दौरान ख्याल में आया कि जिस तरह शहर मालेगांव में बेरोजगारी बेहिसाब है, सिर्फ पावर लूम और पावर लूम पर ही चल रहा है, बोला जाता है, कहा जाता है। लेकिन इससे हटकर यहाँ के पॉलिटिशियन जैसे कि कुछ ऐसी कंपनी फैक्ट्रीज शहर में लाए जिसकी वजह से पढ़े लिखे नौजवान या जो
जाहिल हो वो कम से कम बेहतरीन रिस्क हासिल कर सके, इनकी रोज़गार का जो ज़रिया है वो आना चाहिए। इसको लेकर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे शहर मालेगांव की आवाम के हक़ में, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कहना ये है कि मालेगांव के जो सियासतदान हैं जी हाँ, इन लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स का पूरी तरह इल्म नहीं होता, जी ना ही वो ऑफिसरान से अच्छे ताल्लुकात बना के रखते हैं। कोई भी अच्छा बड़ा लीडर हो जी तो उसका तो एक दफ्तर होना चाहिए। जी उस दफ्तर में ऐसे लोगों को मुलाजिम रखें जो मराठी जानते हों, जी जो गवर्नमेंट की स्कीमों का मुताला करें, कौन सी स्कीमें लाई जा सकती है, इसमें किस तरह की तालीम याफ्ता नौजवानों की ज़रूरत है, यहाँ तक मैं समझता हूँ। ये हमारे यहाँ पर बहुत मसला है, बहुत ज़्यादा बोलना भी मेरे लिए मुश्किल है। मैं अगर कुछ सत्य बोल दूँ लीडरों के बारे में तो ऐसा है। तो अभी मैं देखता हूँ कि मेरे साथ जो पढ़े लिखे थे, पढ़ते थे, वो लोग, उन लोगों ने अपनी कौम के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने सिर्फ अपना देख कर ये हो गया ऐसा नहीं है, उन लोगों को भी देखा है, उनसे अपना राहें ली हैं, उनसे कुछ पॉइंट्स लिए हैं और अपने स्कूल में काम किया है। जो स्कूल का तालीमी काम हो, जो दीगर समाजी खिदमात हो। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल बॉम्बे में, अब क्या कहें अपने, मैं बॉम्बे में एडमिट था, ओजोन थेरेपी के लिए मुझे पोद्दार कॉलेज जाना पड़ता था। अब पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज है, कहाँ पर है? मरीन ड्राइव पर, शानदार बिल्डिंग है, वहाँ ओजोन थेरेपी। वहाँ जाके जब मैंने वहाँ के बोर्ड पढ़े तो मुझे बड़े अफसोस हुआ कि मेरी कौम कहाँ है, दूसरे लोग इतने आगे क्यों हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे तालीम याफ्ता हज़रात या जिन लोगों को अपनी कौम का दर्द है वो इन पॉइंट्स पर गौर करें, बात करें, इसमें मशवरा करें, अपने हम ख्याल लोगों को जमा करें। उसके लिए वक्त लगेगा, पैसा भी लगेगा, मगर ये सब ज़रूरी है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते।